Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Tabassum. I teach business. This is theory class number 1. और कल भी आप लोगों की क्लास है. होपफुली इंशाल्लाह फर्दर ऑन हम अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उन क्वेश्चंस को और रिजॉल्व कर लेंगे. द थिंग ये सेशन जो अभी हम लोगों ने रखा है, इस सेशन का रीज़न ये है कि आप लोगों को पहले ये बताना है कि पेपर 2 AS बिजनेस, ठीक है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जहन में रखना है वाइल यू रीडिंग द केस स्टडी. क्योंकि मैंने एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर एक जो है लेक्चर बनाकर डाल दिया कि जी रिक्वायरमेंट क्या होती है टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिहाज से, और फिर मैंने एक फुल फ्लैश पेपर चेक करके आप लोगों को दिखा दिया. सही है, ये दोनों जो हैं लेक्चर्स जो हैं ये इस वक्त अवेलेबल है, और नहीं देखे हुए तो एक दफ़ा देख लें. और उस के लिहाज से आप लोग क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेम्प्ट करें. और क्योंकि अब सिर्फ एक दिन बीच में रह गया कल का, और फिर 10th को पेपर है, तो कल भी इस तरह से हम लोग कोई क्यूरी क्लास कर लेंगे, और उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो हम बात कर लेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ समझने वाली है इन टर्म्स ऑफ पेपर 2, वो ये है कि जो डेटा रिस्पॉन्स आप लोगों ने पढ़ना है, उस डेटा रिस्पॉन्स को पढ़ने के लिए आपको 3-4 चीज़ों को जहन में रखना. नंबर 1, आपने उस बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है, लीगल स्ट्रक्चर जो है, उसको अपने जहन में रखना है. लीगल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीगल स्ट्रक्चर टेक्स यू टू द पोजीशन जहां पर यू मे और मे नॉट बी एबल टू गिव अ राइट डिसीजन. ठीक है. अगर कोई सोल ट्रेडर है, या पार्टनरशिप बिजनेस है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या कोऑपरेटिव है, या जॉइंट वेंचर है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फ्रेंचाइजर है, या फ्रेंचाइजी है, या ये कोई होल्डिंग कंपनी है, या कोई आप ये कह सकते हैं कोई ब्रांच ओपन कर रहा है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इस बिजनेस का सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि इस बिजनेस का, जिस बिजनेस के बारे में केस स्टडी आई हुई है, इसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है. क्योंकि इस लीगल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं. जैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चेंज हो जाते हैं. छोटा बिजनेस है, वो बैंक लोन इतने आराम से नहीं ले सकता. पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो बैंक लोन की तरफ जाती है, और डेफिनेटली फिर उसके बाद दूसरी चीज जो उसके पास होती है वो शेयर इशुएंस भी आ जाती है. ठीक है. अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो डिवेंचर्स भी लॉन्च कर सकता है. ठीक है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी वेंचर कैपिटल में नहीं जाती, क्योंकि वो खुद एक नामी गिरामी कंपनीज होती हैं, तो वो वेंचर कैपिटल में जाके अपनी रेपुटेशन खराब क्यों करें, रादर वो वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर दूसरी छोटी कंपनीज को सपोर्ट करती है. ठीक है. तो एक तो ये चीज है जिसके लिहाज से हम बात कर सकते हैं. नंबर 2 चीज जो लीगल स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा वो करती है, फोकस करवाती है, वो ये है कि छोटा बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कभी भी जस्ट इन टाइम पे कोई काम नहीं कर सकता. सही है, ये याद रखिएगा. ठीक है. नंबर 2 चीज ये कि उसकी जो स्टॉक मैनेजमेंट होगी वो हमेशा डिमांड बेस्ड ही होगी, या वो बहुत सारा पाइल अप भी नहीं कर सकता. सोल ट्रेडर जो है बहुत सारा पाइल अप भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट पड़ रही होती है. तो स्टॉक मैनेजमेंट भी जो है वो अफेक्ट करती है जब हम कभी लीगल स्ट्रक्चर्स के लिहाज से बात करते हैं. देन सोल ट्रेडर हो या छोटा बिजनेस हो या लीगल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उसके पास जो रिसर्च ऑप्शंस होते हैं वो रिसर्च ऑप्शंस भी थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं. ठीक है. आमतौर पर छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, जो कि शायद न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, या जो शायद पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो शायद मार्केट रिसर्च बहुत ऊपर ऊपर से मार्केट रिसर्च करते हैं, बहुत डिटेल्ड मार्केट रिसर्च नहीं करते, क्योंकि बहुत डिटेल्ड मार्केट रिसर्च में को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और डेफिनेटली उतना टाइम उनके पास होता नहीं है. दे हैव टू जस्ट जंप इनटू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है. सिमिलरली जब आपके पास लीगल स्ट्रक्चर के ही बिहाफ पर उनके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो ये पॉसिबिलिटीज को जहन में रखते हैं कि कितना ज्यादा वो एम्प्लॉय रिलेटेड या एम्प्लॉय एक्सक्लूसिव काम कर सकते हैं. ठीक है. एम्प्लॉय रिलेटेड का मतलब ये कि कितने एम्प्लॉयज नाराज होंगे, वो कितने जल्दी उनके मसले रिजॉल्व कर सकती हैं. ये याद रखें कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्मॉल बिजनेस या लीगल स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो याद रखो बड़े कंपनी के अंदर ज्यादा लोग भी होंगे, उनकी ज्यादा सैलरी स्केल्स भी होंगे, और वो ज्यादा सैलरी स्केल्स के लिहाज से उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, और उनकी डिसीजन मेकिंग भी स्लो हो सकती है. छोटा बिजनेस जो ऑन द कॉन्ट्ररी जो होता है वो ज्यादा तेजी से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, और उसके लिहाज से ज्यादा तेजी से वो इंटरेक्ट कर सकता है कंज्यूमर की वैल्यूज को. ठीक है. तो लीगल स्ट्रक्चर इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको हम लोगों ने जहन में. नंबर 2, जब लीगल स्ट्रक्चर हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑफर्स.
अब वो एक फार्मिंग बिजनेस है तो उसको आपने जहन में बिल्कुल बिठाना है, अगर वो एक ट्रेनिंग बिजनेस है तो उसको अपने जहन में बिठाना है, अगर वो कोई एयरलाइन बिजनेस है तो उसको अपने जहन में बिठाना है, अगर कोई एडवेंचर बिजनेस है तो उसको अपने जहन में बिठाना है। क्योंकि ये चीज जहन में रखें कि आपको जो बिजनेस के लिहाज से जो स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस कर क्या रहा है, ठीक है, और उसके करने से रिलेटेड आपको कितनी इंफॉर्मेशन मालूम है। याद रखो कि उस हर एक के, जैसे अब अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम टीचर्स, स्टाफ, सही है, कोऑर्डिनेटर्स, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, ये बात करते हैं, ठीक है। अगर एयरलाइन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज का उसी लिहाज से नाम चेंज हो जाता है, केबिन क्रू मेंबर्स आ जाते हैं, पायलट्स आ जाते हैं, एयरलाइन स्टाफ आ जाता है, सही है, ग्राउंड स्टाफ आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम किसी एडवेंचर पार्क के लिहाज से बात करें तो वहां पर राइड ऑपरेटर्स आ जाते हैं, सही है, टेक्नीशियंस आ जाते हैं, और राइड सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें वहां पर आ जाती है। अगर हम किसी फार्म के लिहाज से बात करें तो फार्मर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिहाज से हम बात कर रहे हो तो वहां पर लेबर, वर्कर और सुपरवाइजर्स, ये बातें आ जाती हैं। तो ये चीज ध्यान में रखता है कि बिजनेस की टाइप के लिहाज से आपने एम्प्लॉय को रेफर करना है। तो जब आप एम्प्लॉय को रेफर उस लिहाज से करेंगे तब आपको एप्लीकेशन के मार्क्स मिलना शुरू होंगे। नंबर टू, जब तक आपको ये क्लियर नहीं है कि बिजनेस है क्या, आप उसके रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक फार्मिंग बिजनेस है तो उसके फार्मिंग बिजनेस के लिहाज से जो उसके सीड्स या जो फर्टिलाइजर्स, जो उसके केमिकल्स, जो उसके रिटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं फार्म्स के, उसके लिहाज से हम बात करें, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करना या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना या बीज का, सीड्स का इस्तेमाल करना, या उसकी ग्रोथ के लिए और ज्यादा प्रिकॉशन मेजर्स रखना ताकि जो फार्मिंग है वो आपकी सक्सेसफुल हो सके, लेट इट बी फिश फार्मिंग और लेट इट बी एनी फ्रूट या वेजिटेबल फार्मिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका यही बिजनेस जो है वो एक जैम बनाने वाली या चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है तो उसको उसके रॉ मटेरियल्स के बारे में क्लियर होना चाहिए, सही है। तीसरी चीज, और तो ये दो चीजें जिनको आपने बहुत क्लियरली पहले अंडरस्टैंड करना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू आर रीडिंग द केस स्टडी, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टाइप ऑफ द बिजनेस है वो क्या है और लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, ये दो कोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। नंबर थ्री, आपने ये देखना है कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी का जो बेसिक फंक्शन है या बिजनेस का जो पूरी केस स्टडी का जो बेसिक जो लिंक है वो बिजनेस ग्रोथ से रिलेट कर रहा है या बिजनेस सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इज द बिजनेस लाइक ट्राइंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस, ठीक है, या बिजनेस इज ट्राइंग टू ओवरकम द इश्यूज द कंपनी इज फेसिंग, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका ग्रोथ या सर्वाइवल वाला फैक्टर है ना, ये आपका 11 मार्क्स की कंक्लूजन के अंदर, एंडिंग के अंदर इस्तेमाल होगा, सही है, क्योंकि वहां पर हमें कोई ना कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिलेट करना होता है। और ये हमेशा याद रखो कि बिजनेस का सिनारियो समझने के लाजमी है कि बिजनेस इस वक्त किस सिनारियो में बैठा हुआ है, या तो बिजनेस जो ग्रोथ पे बैठा होगा या बिजनेस सर्वाइवल फैक्टर पे बैठा होगा। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे बिजनेस का क्या क्राइटेरिया है, और जो क्राइटेरिया क्लियर होगा उस लिहाज से ही आपका 11 मार्क्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होगी आपकी एंडिंग की। जो आप 11 मार्क के जो एंड कर रहे होंगे उसके एंड करने का रीजन जो होगा सारा का सारा बेस कर रहा होगा आपकी केस स्टडी के पूरे डायरेक्शन के ऊपर कि या ये ग्रोथ कर रहा है या ये सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। नंबर फोर, जिसको आपने अपने जहन में रखना है, वो ये है कि बिजनेस को करंटली क्या इश्यूज हैं, सही है। कंपनी के कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो कंपनी को ग्रो करने से या कंपनी को उसकी मार्केट डेवलप करने से या उसको कंपटीशन से या उसको मार्केट के अंदर, अप मार्केट के अंदर उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस प्रॉब्लम्स। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो एचआर प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो मार्केटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, सही है। वो गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर कुछ हो सकता है, शायद गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी नाराज वराज चल रही हो, तो इस लिहाज से बात आ सकती है। तो ये चीज जहन में रखना है कि आपको जो ओरिजिनली बिजनेस के लिहाज से जो बात करनी है वो उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात करें, ठीक है। नंबर फिफ्थ, जब आपने आंसर करने, यानी कि जब आप 8 मार्क वाला आंसर कर रहे हो या 11 मार्क वाला आंसर कर रहे हो, तो
यस यू विल लूज द मार्क्स। बिल्कुल, हमने आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर बिजनेस के अंदर आपका ग्रोथ, देखो जो कंडीशन ही पूरी समझाई गई ग्रोथ के ऊपर, और आप कह रहे हो कंक्लूजन के अंदर आप कहना शुरू करते हो कि जी आपको सर्वाइव करने में ये फायदा होगा, तो कहता है भाई मेरा मसला सर्वाइव करना तो है ही नहीं, मेरा तो फोकस ही ये नहीं है, मेरा फोकस जो है वो है ही कुछ और, आप मुझे किसी और चीज पे रेकमेंड कर रहे हो, तो मैं तो आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मकसद सारी कहानी पढ़ ली, आखिर में कहा बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन एंड में आपने कहा भाई ये दवाई जो है ये आपके घुटने के दर्द की है। भाई मैं तो सर के दर्द के लिए लेकर आया हूँ अपने पास, ठीक है ना। भाई आपको ये सारे का सारी बता देंगे, दवाइयां दे दी, ये दे दिया, वो दे दी, सब कुछ कर दिया, और बाय द एंड ऑफ द गेम डॉक्टर आपसे कहे कि जी इससे आपका जो जो घुटने का दर्द है वो आपका सही हो जाए। आपने कहा भाई घुटने का दर्द का तो मसला है कोई नहीं, मेरे तो कहीं दर्द अल्हम्दुलिल्लाह हो ही नहीं रहा, मुझे तो एनर्जी की जरूरत है, तो मुझे तो मल्टीविटामिन दो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो वो तो उसके जितना भी आपने उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए होंगे, जो रिकमेंड करने की कोशिश की होगी, जो उसको आपने मसले बताए होंगे, वो मसले एकदम से अपनी इंपॉर्टेंस लूज कर जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, और यही असल ट्रिक है ऑफ पेपर टू की। ये पेपर टू के अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फर्मली अंडरस्टैंड किया गया हो बाय यू, एंड शुड बी विद अ वैलिड रीजन। कंक्लूजन के अंदर, एंडिंग के अंदर जो एंडिंग लाइंस हैं ऑफ द आंसर, उसमें वो रेफर किया गया हो, ठीक है। इसके लिए आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए आप प्रैक्टिस ये करो, प्रैक्टिस तो खैर किसी भी चीज के लिए जो करनी है आप लोगों ने, वो 20 से 21 के ना, 20 के जो आपके पास 7 पेपर्स हैं, और 21 के जो 8 पेपर्स हैं, उनके तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 15 पेपर्स बन जाते हैं। और अगर हर साल की हम 2 केस स्टडीज की बात करें तो टोटल 30 केस स्टडीज कर जाती है। तो करना क्या है, यू जस्ट गो थ्रू ऑल दोस केस स्टडीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यार कौन ग्रोथ है कौन सर्वाइवल, कौन ग्रोथ कौन सर्वाइवल, तो इससे खुद ही आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी, एंड यू कैन इजीली देन आइडेंटिफाई इन द फाइनल्स के भाई ग्रोथ का आ रहा है या उसका आ रहा है। तो जब भी कभी आप केस स्टडी पढ़ो, तो केस स्टडी पढ़ने के बाद सबसे पहले उसका लीगल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसका लीगल स्ट्रक्चर में जहन में बैठाओ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है वो वैलिडेट करेगा कि बहुत सारे डिसीजंस को, सही है। क्योंकि आप बाज औक़ात एक छोटे से बिजनेस के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर देते जो कि इम्प्रैक्टिकल होती, ठीक है। और आपके लिए, क्योंकि आपके ज़हन में वो स्ट्रक्चर ज़हन में बैठा नहीं होता, बिज़नेस का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो बैठा हुआ नहीं होता, तो आप समझते हैं दुनिया में हर काम ये कर सकता है। भाई दुनिया में बहुत सारे काम छोटे बिज़नेसेस नहीं कर सकते, और बहुत सारे बड़े बिज़नेसेस बहुत सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे बिज़नेसेस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कह दिया कि तुम माइक्रो फाइनेंसिंग करनी शुरू कर दो, वो हँसना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं मुझे किसने कहा माइक्रो फाइनेंसिंग करने को भाई? जब मैं शेयर्स बेचकर बैंक लोन लेकर काम सारा कर सकता हूँ, मुझे किसने कहा है कि बिलावल मैं माइक्रो फाइनेंसिंग करूं, ठीक है। जब एक बिजनेस खुद अपने आप को कह रहा है कि यार मैं एक छोटा बिजनेस हूं, तो आप उसको ये कह ही नहीं सकते कि आप जाकर जो है वो जाके बैंक लोन लेना शुरू कर दो। बैंक लोन लेने के लिए आपके लिए माइक्रो फाइनेंसिंग अवेलेबल, ठीक है। इसी तरह से बाजुकात बच्चे जो है वो शेयर इशुएंस के अंदर जो है वो सॉरी फाइनेंसिंग के अंदर जो है वो डेट फैक्टरिंग को डाल देते हैं। अब डेट फैक्टर करना इज अ फाइन सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का जो तीनों फैक्टर्स हैं, ट्रेड क्रेडिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, या आपके डेट फैक्टरिंग होता है, ये तीनों चीजें जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए होती है, सही है। और इसमें हम बहुत ज्यादा अमाउंट रेज भी नहीं कर सकते। तो ये छोटा बिजनेस तो शायद उसको इस्तेमाल कर सकता है, बड़ा बिजनेस तो इस बारे में सोचेगा भी, ठीक है ना। तो ये चीजें इसको प्लीज जहन में रखना है। नंबर 2 चीज ये कि आपको इस बिजनेस की जितनी भी जो बेसिक ऑफरिंग है उसके बारे में क्लियर होना चाहिए, बिजनेस ऑफर क्या कर रहा है, और बिजनेस ऑफर करने के लिहाज से किस तरह से उसको काम करना है। नंबर 3, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस बेसिक केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के साथ फोकस कर रही है, या ये सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव के साथ कर रही है। नंबर 4, जब आप अपना आंसर कर रहे हो, जब केस स्टडी पढ़ रहे हो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम्स द कंपनी हैव, क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क यू टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, ठीक है। और उसके लिहाज से यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, जब आप उसका डेटा रिस्पॉन्स पढ़ रहे हो, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्ट थिंग्स या प्रॉब्लम्स फेस बाय द कंपनी, तो इस चीज को प्लीज जहन में रखिएगा कि आपको उनकी रेमेडीज भी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इफ द पर्टिकुलर केस स्टडी इज विद प्रॉब्लम्स, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा और उनको सॉल्यूशंस देने होंगे। तो योर इवैल्यूएशन इज देन बेस्ड ऑन द देयर फोर्स रादर देन हाउ आई वाज, ठीक है, अगर उसको सॉल्व करने की बात की जाती है।
नंबर 5th जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि इन पार्ट 8 एंड इन पार्ट सी एंड डी, जो 8 मार्क और 11 मार्क वाला क्वेश्चन, उसमें जब आप आंसर कर रहे हो तो इस चीज को इंश्योर करना है कि यू शुड बी बिलीविंग दैट दिस बिजनेस इज ओन्ड बाय यू। ठीक है, वो जो केस स्टडी का जो करेक्टर का नाम है ना, वो करेक्टर आप हैं। सही है। एंड नाउ व्हेन यू आर रनिंग द बिजनेस, देन यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट काउंट्स मोर। सही है। क्योंकि जब आप किसी के लिए डिसीजंस देते हैं ना, तो एट टाइम्स जब आप किसी और को डिसीजंस दे रहे होते हैं या उनको ओपिनियंस दे रहे होते हैं, तो आप ऐसे ओपिनियंस भी देते हैं जो वैलिडेट नहीं हो सकते, या वो शायद अप्रोप्रिएट नहीं होते, या वो शायद उतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते। सही है। तो ये वो चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। जब आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी होती है। सो आपको इस आंसर्स के अंदर पार्ट सी और पार्ट डी, यानी कि 8 मार्क और 11 मार्क वाले आंसर्स के अंदर ये याद रखना है कि आपको आंसर इस तरह से देना है कि यू आर रनिंग द बिजनेस। और अगर आप अपने लिहाज से आंसर करना शुरू करते हैं तो आपके आंसर की वैलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि आप फौरन ही फर्स्ट पर्सन के ऊपर आके आंसर करना शुरू कर दें। Think that you are that person and you are facing such problem and you have this thrive the particular जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, उस तरह की आपका थ्राइव है, उस तरह का आपका स्ट्रगल वैल्यू है, और उस तरह से आपने स्ट्रगल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ दिस बिजनेस इज योर बेबी। ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बेबी। सही है। तो यू आर गोइंग टू वेरी कॉशियस अबाउट मेकिंग बिग डिसीजंस। सही है। what are the issues you may be finding, what are the curious questions that you might be asking before you take a decision। ठीक है। तो अब ये बहुत, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। you have like somebody, सही है, got injured। सही है। और आप उसको सजेशन दे रहे हैं, यार कोई बात नहीं यार, चोटें लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, चल अल्लाह खैर करेगा, रेस्ट कर। सही है, बाहर ना निकली यार, रेस्ट कर ले, जो डॉक्टर कहता है वैसे। Okay, that is a fine justification. You are going as a third person. You don't really know what is the financial position, what is the like mindset of that person. वो क्या बाकी इतनी छुट्टियां कर सकता है, नहीं कर सकता। What when you are going to understand this thing, when you believe कि खुदा ना खास्ता you got injured and now what you are going to do, you have to run your home। ठीक है। You are the bread earner now। आपको पता है कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, आपको पता है आप छुट्टी करेंगे तो पैसे कटेंगे। ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पैसे कटेंगे तो आपके पास जो खर्च है वो आप पूरे नहीं कर सकते। तो यू हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। सही है। देन रिकमेंडिंग के दानिश बैठे आराम से, कोई मसले का अल्लाह खैर करेगा, वो तो अल्लाह खैर करेगा ही करेगा, लेकिन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर रही हूँ। सो दिस इज द पॉइंट वेयर when you read the case study and when you understand कि यार this particular person is me and I am facing these problems, so how am I going to solve and how am I going to prioritize these problems, and how important it is to solve and get over these problems। सही है। या प्रॉब्लम्स की बात हम नहीं भी कर रहे हैं तो बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी है, तो हाउ एक्साइटेड यू वर, ठीक है, यू विल बी, या यू आर, कि आपको इन अपॉर्चुनिटीज को कितनी जल्दी अचीव करना है फ्लॉलेसली। सही है। तो जब आपका अप्रोच अपने ऊपर आएगा ना, केस स्टडी को जब आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे, या केस स्टडी का ओनर जो वो मैं हूं, और उस केस स्टडी से रिलेटेड अब मैंने बात करनी शुरू कर दी है, तो आपकी ओपिनियन देने का या आपका जस्टिफाई करने का या आपका मसले को रिजॉल्व करने के सोल्यूशंस के लिहाज से आपकी अप्रोच में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ये टोटल 5 बातें हैं जो आपको केस स्टडी पढ़ने से पहले अपने जहन में रखनी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जब केस स्टडी हम पढ़ चुके हों, जिसको हमने 5 मिनट में पढ़ना है मैक्सिमम, तो ये चीज प्लीज जहन में रखो कि जो आपके 8 मार्क और 11 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर आपको ये जहन में रखना है कि इसमें कुछ माइनर चेंजेस हो सकती है। ठीक है। 8 और 11 के अंदर आपके पेपर जून 2022 के अंदर कुछ माइनर चेंजेस हो सकती है, और वो माइनर चेंजेस क्या है वो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। सी पार्ट मोस्ट ऑफन 8 मार्क का आता है। सही है। मैं मोस्ट ऑफन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि जैसे मैंने लास्ट जो अभी मैंने आपसे केस स्टडी सॉल्व की हुई केस स्टडी को मैंने चेक किया था, तो उसमें जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन था उसको पार्ट डी बना दिया था और 11 मार्क वाले को पार्ट सी बना दिया। ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही है।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की जिसमें क्वेश्चन जो है वो शायद एनालाइज कीवर्ड के साथ आ, ठीक है। एनालाइज कीवर्ड का अब कुछ भी आ जाए, एनालाइज कीवर्ड के साथ पार्ट सी आ जाए, पार्ट बी आ जाए, पार्ट ए आ जाए, पार्ट डी आ जाए, कुछ भी एनालाइज कीवर्ड के साथ 8 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर व्हाट कुड बी अ लिटिल चेंज इज दिस कि वो शायद आपसे एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज पूछे, इंस्टेड ऑफ 2 ways, इंस्टेड ऑफ 2 disadvantages, इंस्टेड ऑफ 2 methods, इंस्टेड ऑफ 2 factors, इंस्टेड ऑफ 2 consequences या effects, कुछ वो 2 के लिहाज से बात करेगा, वो 2 के लिहाज से तो बात करेगा ही करेगा, लेकिन शायद देयर आर चांसेस कि वो शायद आपसे एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करें। और ये प्लीज जहन में रखिएगा कि जब आपके साथ एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही एडवांटेज चाह रहा है और वो एक ही डिसएडवांटेज चाह रहा है। सही है। अब अगर आपका एडवांटेज या डिसएडवांटेज अच्छा नहीं बन रहा, सही है, या आप अच्छा एक एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि एक से ज्यादा एडवांटेजेस को आप मर्ज करें। सही है। यानी आप एक एडवांटेज से दूसरे एडवांटेज को लिंक करना शुरू करें, तो आप खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सही है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब आपके पास एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज के साथ कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप कोशिश करें कि आप अपने माइंड के अंदर 2 एडवांटेजेस सोच लें और 2 डिसएडवांटेजेस सोच लें। अब वो जो 2 एडवांटेजेस हैं उनको मिलाकर एक बड़ा एडवांटेज बना के समझा दें और 2 डिसएडवांटेजेस को मिलाकर एक बड़ा डिसएडवांटेज समझा दें, तो आपकी खुद ब खुद ही एनालिसिस बेहतर हो जाएगी। इंस्टेड के किसी एक एडवांटेज को समझाने में आप कंफ्यूज हो जाए और अब इन इन एडेक्वेट, इनसफिशिएंट समझाएं, ठीक है, एनालाइज करें, तो उससे बेहतर ये कि आप 2 को कंबाइन करें, यू हैव मोर मटेरियल एंड देन यू कैन राइट लिटिल बिट मोर। सही है। सेम गोस विद योर पार्ट डी वाली कहानी। पार्ट डी वाली कहानी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें शायद आपसे ऑप्शंस के बारे में पूछा जाए। ठीक है। मैं 3-4 कॉन्सेप्ट बात करूंगा पार्ट डी के लिहाज से। एक तो क्वेश्चन होगा डिस्कस वेदर या डिस्कस टू एक्सटेंड या डिस्कस द इंपॉर्टेंस, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो एक्सटेंड वर्ड के साथ आएगा, विदाउट एक्सटेंड के साथ आएगा। ठीक है। और जब कभी भी आपको 2 ऑप्शंस की बात की जाए तो याद रखें वो 2 कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, वो 2 ग्रोथ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, वो 2 मार्केटिंग मेथड्स भी हो सकते हैं, वो 2 स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक्स भी हो सकती हैं। सही, वो कुछ भी 2 हो सकता है। अब 2 ऑप्शंस, ये मैं पार्ट डी की बात कर रहा हूँ। पार्ट डी में अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शंस के मुतालिक बात की जा रही है तो याद रखिएगा कि दोनों एडवांटेज के दोनों पॉइंट्स के, दोनों साइड्स के, सही है, दोनों ऑप्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अलग अलग इवेल्युएट करना है। जैसे मैंने लास्ट जो आंसर स्क्रिप्ट चेक करके बताया था उससे बचे रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम गलती ये की थी कि ऑप्शन 1 के डिसएडवांटेज को जब समझाना शुरू किया था तो जब उसको देयरफॉर किया जा रहा था, सॉल्व किया जा रहा था, तो वहां पर लिख दिया कि जी ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना चाहिए, देयरफॉर ऑप्शन 2 इज बेटर। सही है। और जब ऑप्शन 2 के डिसएडवांटेज को समझाना शुरू किया तो ऑप्शन 1 इज बेटर, तो गलत हो गया, नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना कि यू हैव टू ब्रिंग इन, नॉट दिस इज नॉट योर इवैल्यूएशन, दिस इज बेसिकली यू जस्ट रनिंग अवे द फैक्ट कि मुझे इवैल्यूएशन आ नहीं रही हो, मुझे करनी तो है लेकिन मैं देयरफॉर क्या कुछ ना कुछ तो लिखूं। तो आपने ये लिख दिया, आप बच के नहीं निकलेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। भले वो लीनियंट एग्जामिनर हो, भले वो टफ एग्जामिनर हो, वो नंबर कट जाएंगे। ठीक है। एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 चीज ये कि आपके पास अगर 2 पैराग्राफ्स बन रहे हैं, बच्चे बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे थ्रू आउट कि सर वो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर हम तो एक पैराग्राफ में हमने एक को समझा दिया, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे समझा दिया, अब बातें हम क्या करें। बेटा जी याद रखो, आपके पास कम से कम जो आपने चीजें समझनी है उनके अंदर ये याद रखिए कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या आपने उसका आंसर किया या नहीं किया। नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बनाना या उसकी लेंथ कितनी होती है वो मैटर नहीं करता। ठीक है। जैसे मैंने जब मैंने आंसरिंग के लिहाज से मार्किंग क्राइटेरिया को जब मैंने इलेबोरेट किया था तो मैंने उसमें 11 मार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, कहा मैंने क्या था 8 और 3। ठीक है। 8 जो है वो 5 और 3 में टूट गया, 5 जो है वो 2 और 3 में टूट गया, और 8 के लिए क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते तो हमने एक्स्ट्रा 3 लिख दिया। तो वी हैव लाइक 4 3s एंड 1 2, मिला जुला के अगर देखा जाए 14 मार्क्स है।
हमें तो 11 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन हम तो बेनिफिट ऑफ डाउट की तरफ भी जा रहे हैं। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि जी आपके पास 3 पॉइंट्स को आपने समझाना है और एक 3 नंबर जो है वो आपके पास जो है, यानी कि 3 पॉइंट्स को 3-3 मार्क्स के लिए समझाना है और एक 3 मार्क जो है वो आपके लिए अदर इन्फॉर्मेशन में आएगा। फिर फाइनल जो 2 मार्क्स है वो कंक्लूजन यानी कि एंडिंग और ओपिनियन की तरफ आएंगे। अब अगर 2 ऑप्शंस है तो अब क्या करें? याद रखें, अदर जब आप 2 ऑप्शंस के दरमियान 11 मार्क के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या कैंडिडेट 1 या कैंडिडेट 2 या लोकेशन 1 या लोकेशन 2 या स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक 1 स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक 2, जब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं या 11 मार्क के लिहाज से लिख रहे होते हैं, तो उन दोनों को अलग-अलग फायदे नुकसान के साथ इवैल्यूएट करके, यानी फायदा लिखा, ये ऑप्शन 1 करोगे या कैंडिडेट 1 को रखोगे, उससे ये फायदा होगा, एक्सप्लेन करोगे और उसको हाउएवर करोगे, ये नुकसान होगा, एक्सप्लेन करोगे और उसका देयरफॉर करोगे। दूसरे कैंडिडेट के लिहाज से बिल्कुल इस तरह से करोगे, चाहो तो उसको अलग-अलग पैराग्राफ पे कर दो, चाहो तो इनको सेम पैराग्राफ पे कर दो। कैंडिडेट ए 1 का एक पैराग्राफ, कैंडिडेट 2 का दूसरा पैराग्राफ, उनमें दोनों में अलग-अलग उनके फायदे और नुकसान को समझाया हुआ है, इवैल्यूएट भी किया हुआ है। ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज है 11 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, वो पैराग्राफ्स नहीं है, वो है कि क्या आपने क्राइटेरिया पूरा फुलफिल किया है नहीं किया। क्राइटेरिया क्या है? ये 2 कैंडिडेट्स है, ये 2 लोकेशंस है, ये 2 मेथड्स है, ये 2 वेज है, सही है, ये 2 ऑप्शंस है। आपने कहा मैंने एक ऑप्शन समझा दिया, पूरा का पूरा इवैल्यूएट कर दिया, दूसरा ऑप्शन समझा दिया, इवैल्यूएट कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस जगह से पूछा जा रहा है, वो किस यूनिट में से पूछा जा रहा है। वो ऑपरेशन का क्वेश्चन है, वो मार्केटिंग का क्वेश्चन है, वो एचआर का क्वेश्चन है, वो फाइनेंस का क्वेश्चन। तो आपको जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि किस यूनिट में से पूछा जा रहा है, आप बाकी यूनिट्स की इंपॉर्टेंस लिखना शुरू करो। ठीक है? जैसे एचआर की इंपॉर्टेंस लिखो मार्केटिंग के अंदर, ऑपरेशंस की इंपॉर्टेंस लिखो मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस की इंपॉर्टेंस लिखो एचआर के अंदर, फाइनेंस की इंपॉर्टेंस लिखो मार्केटिंग के अंदर, कि जी फाइनेंस भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस अगर नहीं है तो मसला हो जाएगा। इस तरह से दूसरे यूनिट्स को जब आप उनकी इंपॉर्टेंस लिखना शुरू करोगे ना, that will take you to that particular evaluation के scores के ऊपर। Then you have to conclude कि which option you think is the best one. You bring in the other new advantage. Then give the reason why, and then according to your case study वो growth पर है या वो survival पर है, उनके लिहाज से फिर आप अपना एक objective को set करो। This is basically how you have to do it जब आपके पास एक से ज्यादा options आए। ठीक है? अब दूसरी तरह का क्वेश्चन जो है वो क्या है? डिस्कस द इंपॉर्टेंस या डिस्कस द इम्पैक्ट या डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस या डिस्कस द ड्रॉबैक्स या डिस्कस द एडवांटेजेस या डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन। वो ये वन साइडेड होता है, इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, बस एक ही चीज पूछिए उसको समझा दो पूरे। तो फिर आप वही काम करेंगे, 3 फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, एक इवैल्यूएशन का अदर फैक्टर्स की बात करेंगे और एक कंक्लूजन की बात करेंगे आप। सही है? तो इस तरह से उसमें तो वो फॉर्मूला फिट हो जाता है। उसमें तो शायद अगर 4 ही पैराग्राफ बन रहे हो, 5 पैराग्राफ बन रहे हो, 3 आपके अलग-अलग पॉइंट्स के और एक आपका अदर इन्फॉर्मेशन का, एक आपका कंक्लूजन का। लेकिन अगर आपसे ऑप्शंस की बात की जाती है तो 5 पैराग्राफ्स नहीं बनेंगे, बिला वजह पैराग्राफ्स घसीटने की जरूरत नहीं है। आपके पास 4 पैराग्राफ्स बनेंगे, एक ऑप्शन 1 का, एक ऑप्शन 2 का, एक अदर इन्फॉर्मेशन का और एक कंक्लूजन का। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट्स, लाइकली इम्पैक्ट एंड सो ऑन, सो जिस तरह की कोई चीज आ जाती है, तो इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि आपको 5 पैराग्राफ्स आपको टोटल बनाने पड़ेंगे। 3 जो होंगे वो पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स को बेसिकली आपने इवैल्यूएट करना है। एक पैराग्राफ बनेगा आपके पास अदर इन्फॉर्मेशन का और फिर आखिरी पैराग्राफ बनेगा वो कंक्लूजन। ये तो दूसरे तरीके का 11 मार्क का क्वेश्चन। तीसरे तरीके का 11 मार्क का क्वेश्चन क्या है? जिसमें कीवर्ड आ जाता है वेदर। भाई हम ये करें या ना करें। सही है? वेदर मैं लीज करूं या रेंट आउट करूं, वेदर मैं मार्केट रिसर्च करूं या नहीं करूं, वेदर मैं इस प्रोडक्ट पे जाऊं नहीं जाऊं, वेदर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूं। वेदर का कीवर्ड आ जाता, एक्सटेंट का कीवर्ड आ जाता, व्यू का कीवर्ड आ जाता। जैसे ही वेदर का, एक्सटेंट का और व्यू का कीवर्ड आएगा, आपने जो आगे लिखी हुई स्टेटमेंट है, जो मैंने 11 मार्क के अंदर, 12 मार्क पेपर 1 के अंदर भी कही थी, जैसे ही आपके पास वेदर का पॉइंट आ जाए, आप फौरन से उसके आगे जितनी भी लाइन लिखी हुई है, उस आगे लाइन लिखी हुई को आप अंडरलाइन कर लेंगे। जी अब मुझे इसको एग्री भी करना है और डिसएग्री भी करना है। एग्री का मतलब ये है कि अगर मैं करूंगा तो क्या फायदा नुकसान होगा, और अगर मैं नहीं करता तो क्या फायदा नुकसान होगा, और रिस्पेक्टिवली इनको आपने इवैल्यूएट करना है। तो यहां पर भी आपके पास 2 पैराग्राफ बनेंगे, एक पैराग्राफ बनेगा यस का, एक पैराग्राफ बनेगा नो का। ठीक है? और फिर आपके पास एक पैराग्राफ बनेगा अदर इंफॉर्मेशन का, एंड देन योर फाइनल। यानी अगर आपके पास
लाइकली का क्वेश्चन आ जाता है, या व्यू का क्वेश्चन आ जाता है, या एक्सटेंड का क्वेश्चन आ जाता है, या वेदर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये याद रखें कि आपके आंसर के अंदर 4 पैराग्राफ्स बनेंगे। पहला पैराग्राफ बनेगा, हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, उसका फायदा नुकसान दोनों के दोनों इवैल्यूएट। फिर करेंगे नहीं ये नहीं करना चाहिए, आप करो नहीं करोगे ना तो इसका आपको ये फायदा होगा, हाउ एवर ये नुकसान चलेगा, यानी कि उसके भी फायदे और नुकसान को दोनों को हाउ एवर देयरफॉर के साथ रेफरेंस करना होगा। तीसरा पैराग्राफ जो होगा वो आपके पास आएगा इन टर्म्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, कि जी जो आप सोचो वो तो अच्छा है लेकिन कुछ ये बातें भी सोच लो, बहुत जरूरी होंगी, और वो कहां से आती है, वो दूसरे यूनिट में सूट क्या आ सकती है। और चौथा पैराग्राफ जो होगा वो होगा आपके पास कंक्लूजन का, जिसके अंदर आपको अपना ओपिनियन देने के, हाँ भाई अब मेरा ये ख्याल है कि सब बातें कर ली, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको ये काम करना चाहिए क्योंकि इसका ये एक और फायदा है। सही है, यह भी कर सकते हो कि सर जी आप ये काम करें क्योंकि ना करने का ये नुकसान है, ये भी रिकमेंडेशन हो सकती है। फिर आप कंक्लूजन कर लेंगे, उसको रेफरेंस करके केस स्टडी से रेफरेंस करके बात करेंगे, ठीक है, कि ग्रोथ है या सर्वाइवल। तो ये प्लीज ध्यान में रखना कि आपको ये तीनों तरीके इवैल्यूएशन के मालूम होने चाहिए। पहला इवैल्यूएशन का ऑप्शन क्या है, पहला क्या है, जब आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस की, ये ऑप्शन 1 ये ऑप्शन 2, उसमें कितने पैराग्राफ बनेंगे, 4। वेदर में कितने पैराग्राफ बनेंगे, 4। अगर डिस्कस या इंपॉर्टेंस, डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेस, डिस्कस अफेक्ट इंपैक्ट, अब बनेंगे 5। सही है, यानी 11 मार्क की 3 वेरिएशन। सही है, और तीनों वेरिएशंस के लिहाज से मैंने आपको समझा दिया कि तीनों वेरिएशंस में क्या है। याद रखो 8 मार्क की 2 वेरिएशंस है। वेरिएशन नंबर 1 ये है कि वो आपको एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज के साथ बात कर ले, ठीक है, या आपको पूछ ले कि जी एडवांटेजेस पूछ ले, वो खुद से लिख देगा, 2 एडवांटेज लिख दो, 2 कॉन्सिक्वेंस लिख दो, 2 लिमिटेशन लिख दो, 2 वेज लिख दो, 2 मेथड लिख दो, वो इस तरह की बात करेगा। इवेंचुअली आपको उसमें बनाने हैं 3, यानी कि 8 मार्क वाले में तो बनेंगे ही 3 पैराग्राफ्स, एक डेफिनेशन का, दूसरा पॉइंट 1 उसकी एनालिसिस पूरी की पूरी, और दूसरा पॉइंट 2 उसकी एनालिसिस पूरी की। सही है, अगर आपके पास 8 मार्क के अंदर एडवांटेज और 1 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज आ जाता है, अब आप क्या करेंगे, डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, आप 2 एडवांटेजेस को मर्ज करेंगे, उनको मिलाकर समझाएंगे तो पहला पैराग्राफ बन गया। फिर आप 2 डिसएडवांटेजेस आइडेंटिफाई करेंगे, उन दोनों को मर्ज करके मिलाकर समझाएंगे तो आपका पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल 8 और 11 मार्क के क्वेश्चंस। याद रखो ये 8 11 वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये टोटल 8 मार्क वाला पेपर क्वेश्चन जो है वो आपका 12 मिनट में होना चाहिए, और 11 मार्क वाला क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 17 मिनट्स में होना चाहिए। अगर आप इस पे कामयाब हो जाते हैं और आप उसके लिहाज से अगर उसने कहा एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अशर आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको क्वेश्चन अभी पढ़ता हूँ, ठीक है। और अगर ये चीज आपको ये जहन में रखनी कि अगर आपको ये पेपर में आपने अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव, सही है, जिस तरह का पेपर 1 आया है, आई रियली डोंट नो, शायद इट्स अ लैक ऑफ ट्रस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, कि एग्जामिनर सीआई वाले इतने आसान पेपर फेंक नहीं सकते, और उन्होंने दे दिया है आप लोगों को, तो दे आर गोइंग टू चेक वेरी स्ट्रिक्टली, और मैंने उस स्ट्रिक्टी के लिहाज से ही माइंडसेट में बनाते हुए मैंने आपको वो एग्जामिनर बन के दिखाया है, जो एग्जामिनर नाराज एग्जामिनर होता है, जो हल्की सी गलती को भी किसी तरह से आपको छोड़ता नहीं, वो उसको भी आपको स्क्रू कर देता है। सही है, तो यही वो रीजन है कि आपने अपने माइंड में बिठा के लेके जाना है। देखो असल में पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आप लोग आंसर करते वक्त ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने जो लिखा है वो एक अच्छा भला प्यारा सा इंसान चेक करेगा खुशगवार माहौल में, सही है, तो आप बहुत सारी बातें नहीं करोगे और एज्यूम करोगे कि वो आपकी दिल की बात सुन लेगा, जबकि ऐसा कभी नहीं हो। ठीक है, आपने ऑन द कॉन्ट्ररी करना ही इस तरह से है कि पेपर कि आपने करना यह कि यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर इन फ्रंट ऑफ खड़ूस, toughest, most arrogant and a person who is willing to deduct your marks because उसको शायद कोई कमीशन मिल रहा है नंबर्स काटने पर, और आपने उसको कमीशन लेने नहीं देना है। तो वट एवर इज इन योर माइंड, एज्यूम कुछ भी नहीं करो कि यार ये तो पता होगा ना यार, ये तो जनरल बात है यार, इसको तो लिखना की क्या जरूरत नहीं, लिखो उस कॉमन चीज को, उस इवन ऑब्वियस चीज को भी लिखो। सही है,
तो भाई जब ऊपर केस स्टडी दे दी है इतनी, तो ऑब्वियस है ना यही बिजनेस कर रहा होगा, तो लिंक करने की जरूरत क्या है, जनरल बात करते फिर तो ये बात करो ना आप, जो कि फिर तो नंबर ही नहीं मिलेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज ज़हन में रखो कि अपने ज़हन में रखो कि यार एग्जामिनर जो है ना वो बिल्कुल मूड में नहीं है नंबर देने, आपको खींचने नंबर उससे, इसलिए आपने हर पॉसिबल कोशिश करनी है कि इवन द ऑब्वियस थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू राइट। एज्यूम तो करना ही नहीं है ना कि ये तो एग्जामिनर को पता ही होगा, नहीं पता कुछ नहीं उसको, वो बिल्कुल जाहिल इंसान। सही है, उसको आपका आंसर पढ़कर, यानी कि ये मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एक माइक ड्रॉप वाली बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों का आंसर पढ़कर पता चलना चाहिए केस स्टडी क्या है। सही है, इट हैज टू हैव सो मच एविडेंस in the in your answer. You should be using a lot of the case study, ठीक है, as reference to make your point more like stand out कि यार this is something that I'm talking about, क्योंकि you are just focusing on the case that is there, nothing else than that। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। फाइन, तो ये वो तमाम तर बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपने अपने पेपर को करना है। आई वुड रिकमेंड कि आप 2020 के 7 और 2021 के 8 पेपर्स मिला के 15 पेपर्स हैं, और अगर हर साल के 2 डेटा रिस्पॉन्सेज है तो मिलाकर 30 डेटा रिस्पॉन्सेज हो जाते हैं। और ये 30 डेटा रिस्पॉन्सेज जो हैं, अगर आप लोग रीड थ्रू कर लो, उनको आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद आपको बिजनेस के लिहाज से काम करने को कहा जाए कि जी इनको हमने किस तरह से करना है, तो यू नो कि इनको किस तरह से हैंडल करना। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखो। यहां तक कहानी हो गई। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं, मैं क्वेश्चंस आ गए मैं, तो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के अब एक करके रीड आउट करता हूं, और अगर मैंने उसका पहले आंसर कर दिया होगा, अपनी डिस्कशन में मैंने आंसर कर दिया है, बड़ी अच्छी बात होगी। अगर मैंने उसका आंसर नहीं किया हुआ है तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। याद रखें, मैं कोई चीज आपसे रिवाइज नहीं करवा। ठीक है, ठीक है। ओके सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 11 मार्क में थोड़ी कंफ्यूजन है बस। मेरा ख्याल है मैंने 11 मार्क के लिहाज से काफी डिटेल में मैंने बात कर ली है, तो दिस माइट हैव रिजॉल्व योर इशू। 8 और 11 मार्क की डेफिनेशन रिक्वायर्ड होती है, 8 मार्क पे डेफिनेशन रिक्वायर्ड होती है, 12 मार्क में ऑप्शनल है। आपका दिल चाह रहा है आप कर ले, लेकिन अगर दिल नहीं चाह रहा तो आप ना करें। ठीक है जी। रिकमेंड विच मिन्सबर्ग मैनेजरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डब्ल्यूएल इन न्यू। बिल्कुल, मैनेजरियल रोल की बात करें तो इस वाले आंसर के अंदर डब्ल्यूएल वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 पैराग्राफ जो बनेंगे उसके तीनों रोल्स के बने। ठीक है, इंटरपर्सनल है, इंफॉर्मेशनल है, और डिसीजन मेकिंग रोल है, अलग अलग पैराग्राफ बनेंगे। इंफॉर्मेशनल रोल डिफाइन होगा, उसमें से एग्जाम्पल निकलेगी, या तो लीडर की, या फिगर हेड की, या आपके लेजॉन की, उसको समझाएंगे कि वो किस तरह से केस डब्ल्यू एल के लिहाज से वो अप्लाई हो सकता है। हाउ एवर उसमें क्या मसला आए, सेम गोज, यानी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को उस रोल में से आप सेलेक्ट करोगे एज एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको फिर आप इंप्लीमेंट करोगे टू द केस, और उसके लिहाज से उसका हाउएवर बताओगे। सेम गोज फॉर इंफॉर्मेशनल, सेम गोज फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशनल की भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें से कोई एक उठा लो। जो आपकी क्या नाम है इसका, डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें से कोई एक उठा लो एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको समझाओ केस से रिलेटेड कैसे है। जब ये 3 पैराग्राफ्स हो जाएंगे, अदर पैराग्राफ आ जाएगा। अदर पैराग्राफ में आप बात करोगे, भाई देखो मिन्सबर्ग के होने से कुछ होता तो है नहीं, अगर आपके पास पैसे ही ना हो, हम फाइनेंस ले आए। अगर आपके पास जो है वैसे ही मार्केटिंग आपके इश्यूज चल रहे हो, तो मैनेजरियल का क्या काम करोगे। या आपने कहा भाई बाकी थ्योरीज भी तो इंपॉर्टेंट है, उनको भी तो देख लो। सही है, या वर्कफोर्स ट्रेंड ही नहीं है तो क्या करोगे। तो ये अदर फैक्टर्स में आपकी बात आती है। फिर केस स्टडी के अंदर ये रेफरेंस करना कि आपकी ये केस स्टडी ग्रोथ की है या ये केस स्टडी उसकी है, तो आपने इंपॉर्टेंस बतानी है। ये जो अभी मुझसे क्वेश्चन लास्ट से पूछा है ना किसी बच्चे ने कि सर ग्रोथ या सर्वाइवल को हम लिंक कैसे करें, तो वो लिंक कैसे करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है कि व्हाई ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। आपने जहन में ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, और उसका आपने आंसर करना है कि क्यों ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी चीज करो कैसे ये हेल्प करेगी टू ग्रो द बिजनेस। कैसे हेल्प करेगी, ये नहीं बताना कि इट विल हेल्प द बिजनेस टू ग्रो, कैसे, हाउ। ठीक है, ये बताना। ठीक है, अगर सर्वाइवल की बात आ रही होगी तो अपने जहन में आपने ये बात करनी है कि यार ये जो मैंने हरकत की है ये सर्वाइवल से कैसे बचाएगी। ये नहीं बताना कि दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल फेस बाय द कंपनी, नहीं, ये नहीं है। ये तो बताया है ना भाई, कैसे, ये तो बताओ, हाउ।
ये सर्वाइवल कैसे रिजॉल्व करेगा ये बताना, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। अच्छा जी, हाउ टू evaluation commence in conclusion। evaluation commence का conclusion के ऊपर नहीं मैं रोता, सही है। कंक्लूजन में से दो बातों पर होता हूँ, वो आपकी एक एंडिंग है और आपकी ओपिनियन है। जो इवैल्यूएशन है वो थ्रू आउट द आंसर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जब आप हाउ एवर्स कर रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट के और देयर फोर्स कर रहे हैं नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज सेगमेंटेशन टेबल पूरा पेपर में बुक में गिवन है, और मैंने जो मार्केटिंग समझाया है यूनिट 3 का, जो मैंने पूरा मार्केटिंग चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पेज बाय पेज समझाया, उसमें मैंने बकायदा इसका टेबल भी रेफरेंस किया हुआ है। अगर उसके पॉइंट पे कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। सर कोई फॉर्मूला शीट है? मेरा ख्याल है और आप अगर तो मेरे मेरे स्टूडेंट हैं तो आपके पास पहले से होगी, और आप नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। सर थोड़ा प्रमोशनल मेथड्स का बता दें एंड देयर अप्रोप्रिएटनेस। प्रमोशनल मेथड्स का यार देखो, जो इंपॉर्टेंट प्रमोशनल मेथड्स जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है, बिलो द लाइन होती है, सेल्स प्रमोशन जिसको कहते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है, ट्रेड फेयर्स होते हैं, फिर पर्सनल सेलिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग होती है, ब्रांडिंग होती है। अब ये चीज ध्यान में रखो कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब ये है कि ये कंज्यूमर से रिलेटेड बात करेंगे, कंज्यूमर के लिए बात करेंगे, ये बिजनेस के लिए बात नहीं करेंगे। जैसे आपके पास अबव द लाइन हो गया, सही है, ये आपका कंज्यूमर बेस्ड है। बिलो द लाइन सेल्स प्रमोशन हो गई, ये भी कंज्यूमर बेस्ड है। कोई ब्रांडिंग श्रैंडिंग हो गई, ये कंज्यूमर बेस्ड है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें डायरेक्ट सेल्स के लिहाज से बात करें तो ये आपकी बिजनेस टू बिजनेस होती है, आमतौर पर बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट सेल्स कर रहे होते हैं। स्पॉन्सरशिप जो होती है बिजनेस टू बिजनेस होती है, ठीक है। ट्रेड फेयर्स जो होते हैं बिजनेस टू बिजनेस होते हैं। अप्रोप्रिएटनेस का बेसिक मतलब ये है कि आपके पास पैसे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतनी बड़ी प्रमोशन के लिए वेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, मकसद उसको चाहिए भी या नहीं चाहिए, पता चलो उसको जरूरत ही नहीं है तो बिला वजह आप क्यों कर, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दिस के आपका जो कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, क्या वो इस पर्टिकुलर मेथड से प्रोवोक होगा, परसुएड होगा? क्या ये मेथड आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के दरमियान एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनाकर आपको सामने दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? इफ सो देन योर प्रमोशन मेथड इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। अच्छा अच्छा, देन कम्स सर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का बेसिक मतलब ये है कि आप अपनी फुल कॉस्ट निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो होती है आपके पास, तो ठीक है। और देन आपके पास इन दोनों फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट आपने निकाली होती है उनको ऐड बैक करते हैं तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है, सही है। उसके साथ या तो आप प्रॉफिट फिक्स करके लगा देते तो उसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं, या आप उसके अंदर एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आप एक मार्जिन ऐड कर देते कि 30% या 40% ऑफ द कॉस्ट मैं इसमें अपना मार्जिन रखता हूं, तो ये होती है मार्कअप प्राइस। अब ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या ये कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है, इसमें हम ब्रेक इवन की इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि ये ब्रेक इवन अचीव करने में कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि यू क्लियर दिस इंस्टेंट के कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए। तो यस, आप इसके थ्रू आप ये बात कर सकते हैं, इसकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का फायदा ये है कि इससे आपके पास फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाती है। हिंस दिस कैन बी यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग कि हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करना है टू ब्रेक इवन आवर ऑपरेशन, ठीक है। और उसके लिहाज से हम जितना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं फिर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाले, तो यस इट कैन बी यूज्ड, ओके। सर मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर 2 में? मिंट्सबर्ग इज प्रीटी मच देयर, अभी बच्चे ने मुझसे पूछा भी है डब्ल्यूएल वाला, ठीक है, वो मैंने बताया है। इस तरह से आपके पास थ्योरी से रिलेटेड तो कोई भी आ सकता है, बट टेलर की थ्योरी भी आ सकती है, टेलर की थ्योरी के लिहाज से आप बताएं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यू हैव टू रीड थ्रू दिस थ्योरीज एज वेल, तो या इट इज देयर। So sometimes there is no keyword in 8 mark question for definition, फिर हम वो मार्क कैसे करेंगे? um, if and if, सही है, there is no clear indication of any keyword, then इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, bring your evaluation, bring your 2 points with more explanation, ठीक है। फिर वो समझ लो आपको शायद डबल
एक्सप्लेनेशन करनी होगी, क्योंकि अगर पहली बात तो ये कि जो रीसेंट पेपर्स है ना, हम उनके पैटर्न की तरफ जाएंगे और उनके पैटर्न के लिहाज से देयर विल बी सम काइंड ऑफ वर्ड जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सही डिफाइन कर सकते हो। इफ देयर इज नो की टर्म इन द केस, आई डोंट नो किसका क्वेश्चन होगा जिसका कीवर्ड कोई नहीं होगा, लेकिन डिफाइन करने वाला आई डोंट नो। लेकिन अगर ऐसा कोई कीवर्ड है तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप करोगे क्या कि अब आपका एक एडवांटेज जो है या आपका दो एडवांटेजेस जो है या आपके एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज जो है ये अब आपका 3 मार्क का नहीं है, अब वो आपका 4 मार्क का हो। अब वो 4 मार्क के लेने के लिहाज से आप क्या करेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। डिटेल का मतलब ये है कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी चले जाएंगे, सही है, या उसके आप इम्प्लीकेशन की तरफ भी चले जाएंगे कि यार इसके होने से अब ये चीजें भी होनी शुरू हो जाएंगी फर्दर ऑन, सही है। एक तो आपका एनालिसिस है ये होगा तो इससे ये चीजें होंगी, उसको एक्सप्लेन कर दो, तो फिर आप उसके आगे की कहानी की बात करेंगे कि यार इससे आगे ये भी हो सकता है, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे। देन द ओनली वे यू कैन गो फॉर लाइक 8 by 8, अदरवाइज आप डेफिनेशन नहीं लिखते तो आपको फिर नंबर कट जाएंगे। 8 मार्क में एनालाइज कीवर्ड हो तो डू वी हैव टू राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एनालाइज पूछ रहा है एडवांटेजेस को, तो डिसएडवांटेज लिखने की जरूरत, सही है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिए। सर हाउ डू क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, सेलेक्ट द बेस्ट वन, एक दफा मैंने अभी लेआउट बता दिया हुआ इसका, ठीक है। सर इफ वी गेट ग्रोथ और सर्वाइवल पार्ट गलत तो नंबर आपके कट जाएंगे, हम ना मैं पहले बता चुका हूँ। इवैल्यूएट द लाइकली सक्सेस ऑफ मार्केटिंग मिक्स फॉर न्यू मार्केट ऑफ, इस मार्केटिंग मिक्स वाले की कहानी के अंदर बच्चे जी ये ज़हन में रखो कि आपके पास 4 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, चारों पीस, ठीक है। 4 पैराग्राफ्स 4 पीस के आ जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा कंक्लूजन, कहानी खत्म, पैसा। अदर इन्फॉर्मेशन को भले छोड़ दें। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेथड 3 मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शंस के अंदर आप इंटरव्यूज के थ्रू कर सकते हैं सिलेक्शन, आप लोग जो है टेस्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप लोग ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू कर सकते हैं, आप लोग जो है एम्प्लॉय रेफरल्स के थ्रू कर सकते हैं सिलेक्शंस, ठीक है। आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू रेफरेंस कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी ways। एनालाइज 2 एडवांटेजेस, एनालाइज 2 डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ऑफ बीइंग स्मॉल बिजनेस, सर इसमें इसकी आएगी of being a small business. Yeah, what do you mean by small business? Small business is basically most often are unincorporated या small incorporated businesses जिनके अंदर आपके sole trader भी आ सकता है, partnerships भी आ सकते हैं, private limited companies भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, और शायद आप स्मॉल बिजनेस उसको कहें जो इकोनॉमी का स्केल हासिल ना कर सकता हो, या वो ग्रोइंग बिजनेस हो, या वो स्टार्टअप बिजनेस हो, तो उसको हम लोग स्मॉल बिजनेस कहते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट। तो अब ये चीज जो है, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखें कि जो आपका पेपर है वो आप ये प्लीज समझ लें। सर ISSOP क्या है, कोई बड़ा अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है यार। स्टेक होल्डर्स वाली चीजें जरा पक्की कर लेना, स्टेक होल्डर वाली चीजें पक्की, अभी एकदम से क्लिक आए, स्टेक होल्डर्स वाली चीजें कंप्लीट कर लेना, इसका इम्पैक्ट ओवर स्टेक होल्डर क्या आएगा, या कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेक होल्डर वाली चीज को जरा देख लेना। एक नंबर 2 चीज, मार्केटिंग मिक्स इज अ काइंड ऑफ क्लिक, आई थिंक कि उसमें से कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। एंड आपका जो लोकेशन डिसीजन है, सही है, HR में आपका कैंडिडेट सिलेक्शन, लोकेशन के अंदर लोकेशन डिसीजन, और मार्केटिंग मिक्स, और स्टेक होल्डर्स, ये जरा देख लेना इस चीज को। आई डोंट सर IS इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो दिया हो केस स्टडी में तो कमेंट कैसे करेंगे। इसके अंदर कमेंट करने के लिहाज से हमें नहीं पूछा जाता बच्चे कि हमें पूछा जाता है कि किसको इम्प्रूव कैसे करो। तो याद रखो कि अगर इनकम स्टेटमेंट की बात आ रही है तो इम्प्रूवमेंट करनी है हमें पोटेंशियल प्रॉफिट्स के, और इम्प्रूवमेंट करनी है कि हमारी और ऑप्टिमाइज्ड या रिड्यूस्ड एक्सपेंसेस हो, या हमारी सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो ये 3 रीजंस हैं हमारी इंप्रूवमेंट के इन इनकम स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे होते तो हम लोगों को अपने एसेट्स को बढ़ाना है, लायबिलिटीज को कम करना है, इक्विटी को ग्रो करना, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। जब हम कैश फ्लोज के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो कैश फ्लोज के अंदर हमें कैश इनफ्लोज को मेंटेन करना होता है और कैश आउटफ्लोज को
रिलेटिवली रिड्यूस करना होता है, सो दैट हमारे ऑपरेशंस, हमारे फाइनेंसिंग और हमारी इन्वेस्टमेंट्स, यानी 3 बातें वहां पर भी आ गई। हर एक स्टेटमेंट में 3 बातें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में है सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना, एक्सपेंसेस कम करना, प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है। इन बैलेंस शीट यानी कि कैश पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एसेट्स बढ़ाना, लायबिलिटीज कम करना और इक्विटी बढ़ाना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनफ्लो ज्यादा होने चाहिए, कैश आउटफ्लोस कम होने चाहिए। बेसिक फॉर्मूला किसके अंदर? ऑपरेशंस के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर और एंजॉय करें, हैव फन। अस्सलाम वालेकुम।